हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमने पावर सिस्टम स्विचगेयर एंड प्रोटेक्शन की एक सीरीज स्टार्ट की है और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं काफ़ी लेट आपके साथ इंटरेक्ट हो रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक जहाँ से हमने छोड़ा था। ये लास्ट लेक्चर में हम हमारे आर्क फिनोमिना तक हमने कवर कर लिया था। ठीक है, ये आर्क फिनोमिना कैसे क्रिएट होता है, ठीक है, कैसे बनता है, आर्क जो है वो हमारी कैसे बनती है और उसका कैसा नेचर की रहती है और कौन-सा जो उसकी प्रॉपर्टी है, जैसे सेल्फ सस्टेनिंग उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से जो आर्क हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे सिस्टम में। तो अब हम देखते हैं कि फ़ॉल्ट क्लीयरिंग टाइम, ठीक है? कि जो किसी सर्किट का फ़ॉल्ट क्लीयरिंग टाइम रहता है, वो किस सर्किट ब्रेकर का जो फ़ॉल्ट क्लीयरिंग टाइम रहता है, वो किस हिसाब से रहता है। तो अभी जैसे मैं आपको सिंपल सा एक शो करूँ, ठीक है? लाइन्स के थ्रू अगर, ठीक है? तो हम इसको कुछ ऐसे देखेंगे, अगर हम इस लाइन को बाइफरकेट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेक्शन इसकी हम यहाँ बनाएँ, अ, एक सेक्शन यहाँ बनाएँ, ठीक है? और ये तो हमारा लास्ट एंड हो गया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी एक लाइन है, ठीक है? और इस पे t इज़ इक्वल टू 0 टाइम पे हमारा फ़ॉल्ट अक्कर होता है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो रिले है वो ऑपरेट करेगी, तो ये जो टाइम आएगा, ये हमारा रहेगा रिले ऑपरेटिंग टाइम, ठीक है? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा जो टाइम रहेगा, वो रहेगा रिले ऑपरेटिंग टाइम। उसके बाद क्या होगा, जो हमारी रिले है, वो हमारे सर्किट ब्रेकर को कमांड देगी, ठीक है? जैसे आपको पता है, जो सर्किट ब्रेकर है हमारा, वो रिले की कमांड पे वर्क करता है। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक हमारा टाइम आएगा, वो आएगा सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम, ठीक है? इस पीरियड पे जो है वो हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा, ठीक है? तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है? कि क्या होगा, सर्किट ब्रेकर जब हमारा ओपन होगा, तो वहाँ पे एक आर्क जो है वो आर्क फिनोमिना प्रोड्यूस होगा, ठीक है? तो उसके बाद जो हमारा टाइम रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा हमारा आर्क एक्सटेंशन टाइम, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यहाँ तक, ये आ गया हमारा आर्क एक्सटेंशन टाइम, ठीक है? और यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो होगा वो हमारा फ़ॉल्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? फ़ॉल्ट क्लियर्ड। तो इस सीक्वेंस में आप इस फ़ॉल्ट क्लीयरिंग टाइम को याद रख सकते हैं, ठीक है? कि पहले हमारा रिले ऑपरेट होगी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने आपको सिंबल बताया, जैसे आपको सबको पता है ये फ़ॉल्ट का सिंबल है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख भी दूँ अगर, ये फ़ॉल्ट अकर्ड, ठीक है? कि फ़ॉल्ट इस पॉइंट पे हमारा अकर हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, जो ये पॉइंट है, यहाँ पे सिग्नल सेंड टू सर्किट ब्रेकर कि रिले की साइड से जो है वो सर्किट ब्रेकर को कमांड या सिग्नल हमारा सेंड किया गया और इस पॉइंट पे क्या हुआ, हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो सर्किट ब्रेकर ओपन्स, ठीक है? सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स है वो ओपन हुए, ठीक है? और जो ये लास्ट पॉइंट आएगा हमारा आर्क आर्क एक्सटेंशन के बाद, तो इस पॉइंट पे हमारा फ़ॉल्ट क्लियर्ड। तो ये सीक्वेंस रहता है, ठीक है? फ़ॉल्ट क्लियरिंग टाइम का, ठीक है? और जब ये टोटल टाइम अगर हम इसको देखेंगे, ठीक है? टोटल यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट ए है, यहाँ से लेके बी पॉइंट तक, ठीक है? तो इस टोटल जो हमारा टाइम है इसको हम कहेंगे फ़ॉल्ट क्लीयरिंग टाइम, फ़ॉल्ट क्लीयरिंग टाइम, ठीक है? तो ये हमारा टोटल जो इन 3, जैसे आपको 3 यहाँ पे टाइम दिख रहे हैं, रिले ऑपरेटिंग टाइम, सर्किट ब्रेकर टाइम, आर्क एक्सटेंशन टाइम, ठीक है? ये टोटल हमारा बन के मिलेगा। ये आपको हो सकता है किसी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, ठीक है? कि जो हमारा फ़ॉल्ट क्लीयरिंग टाइम है, एफसीटी इस तरह से हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है? तो ये क्या कौन-कौन से टाइम अपने आप में कंस्टीट्यूट करता है, दैट इज़ रिले ऑपरेटिंग टाइम प्लस सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम प्लस आर्क एक्सटेंशन टाइम, ठीक है? अब कुछ बच्चे एक आर्क क्वेंचिंग हमारी टर्म यूज़ होती है और एक आर्क एक्सटेंशन टर्म हमारी यूज़ होती है, ठीक है? तो कुछ बच्चे इस चीज़ में भी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आर्क क्वेंचिंग और जो हमारी आर्क एक्सटेंशन है, ठीक है? वो सेम चीज़ है। अब मैं बताता हूँ कि इसकी एक्चुअल जो डेफ़िनेशन है, ठीक है? वो हमारी क्या रहती है? आर्क इंटरप्शन, सॉरी क्वेंचिंग नहीं, आर्क इंटरप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? आर्क इंटरप्शन जो रहती है, वो क्या होता है? टेकिंग स्टेप्स टू, ठीक है? टेकिंग स्टेप्स टू रिमूव
द आर्क, ठीक है? और ये किस तरह से कैसे स्टेप अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लोइंग एयर, ठीक है? ब्लोइंग एयर एक्सेट्रा, ठीक है? तो इंटरप्शन का मतलब ये है कि आर्क को हमने इंटरप्ट करना है, ठीक है? चाहे वो ब्लोइंग एयर करके करो, ठीक है? चाहे वो उसके कॉन्टैक्ट्स का सेपरेशन बढ़ाओ या फिर जो हमारी रेजिस्टेंस है आर्क की उसको बढ़ाओ। और एक टर्म जो मैंने आप ऊपर यूज़ की आर्क एक्सटिंक्शन, ठीक है? तो ये टर्म हमें क्या दिखाती है? ये डिनोट करती है कंप्लीट रिमूवल ऑफ आर्क, ठीक है? कि जो हमारी आर्क है, ठीक है? वो कंप्लीटली रिमूव हो चुकी है, ठीक है? फ्रॉम द सिस्टम। तो प्लीज़ इस चीज़ में आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि आपसे आर्क इंटरप्शन जो यूज़ किया गया है वर्ड, आर्क इंटरप्शन किया गया है, ये आर्क एक्सटिंक्शन किया गया है। तो देखिए ये था हमारे फ़ॉल्ट क्लियरिंग टाइम के बारे में, ठीक है? और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि फ़ॉल्ट क्लियरिंग टाइम का जो टॉपिक है, अगर आपने याद रखना है, ठीक है? तो सिंपल सा जैसे मैंने आपको विज़ुअलाइज़ करवाया है यहाँ पे, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उसको 3 भागों में बाइफरकेट कीजिए, ठीक है? और जिस भी बच्चे ने अभी तक पावर सिस्टम आई गेस पढ़ा है, ठीक है? स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, उसको सब ये तो ज़रूर पता होगा कि पहले रिले ऑपरेट होगी, फिर सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा, उसके बाद जब हमारी आर्क एकदम से बिल्कुल से खत्म हो जाएगी, ठीक है? एकदम से क्वेंच हो जाएगी या एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तब हमारा फ़ॉल्ट बिल्कुल क्लियर्ड माना जाएगा, ठीक है? तो इसमें एक और जो टर्म है, ठीक है? तो अब हमारा जो सर्किट ब्रेकर है, ठीक है? मेन बात क्या है फ़ॉल्ट को हम क्लियर कर ही क्यों रहे हैं? या फ़ॉल्ट को हम क्यों बोलते हैं कि फ़ॉल्ट जल्दी से जल्दी क्लियर हो, ठीक है? तो जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, ठीक है? जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, उसका एक क्रिटिकल टाइम रहता है, ठीक है? इसको हम पीसीआर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है? क्रिटिकल टाइम। अब क्रिटिकल टाइम क्या है सर्किट ब्रेकर का? कि ऐसा टाइम जब अगर उसके बियॉन्ड हमारा जो फ़ॉल्ट है अगर क्लियर नहीं होता है तो हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो डैमेज कर जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक ये रिलेशन बताऊँ तो ये है फ़ॉल्ट क्लियरिंग टाइम इज़ ऑलवेज़ लेस देन सर्किट ब्रेकर क्रिटिकल टाइम, ठीक है? कि जो हमारा फ़ॉल्ट क्लियरिंग टाइम है वो ऑलवेज़ हमारा सर्किट ब्रेकर के क्रिटिकल टाइम से कम रहना चाहिए, ताकि जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो डैमेज ना हो, ठीक है? तो नेक्स्ट अगर हम देखें इसी में, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहता है रेजिस्टेंस ऑफ आर्क, ठीक है? रेजिस्टेंस ऑफ आर्क। अब इस टॉपिक का या रेजिस्टेंस ऑफ आर्क आर्क के रेजिस्टेंस की बात मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आपको जस्ट अगले 5 मिनट में पता चलेगा, ठीक है? तो जो आर्क का रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है? तो वो सिंपली हमारा R इज़ इक्वल टू रो LY A एरिया, ठीक है? तो अगर इसको ही हम रेजिस्टिविटी की जगह अगर हम कंडक्टिविटी की फॉर्म में लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रो बाय बीटा ए, ठीक है? ए इज़ एरिया। तो यहाँ पे जो सिग्मा है वो कंडक्टिविटी को शो कर रहा है, ठीक है? जैसा कि आप जानते भी हो कंडक्टिविटी ऑफ आर्क, ठीक है? और जो हमारा एल है, ठीक है? ये लेंथ को शो कर रहा है, लेंथ ऑफ आर्क। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे ये आर्क की लेंथ, ठीक है? और आर्क का ही जो एरिया है, ठीक है? ए जो है वो आर्क का ही एरिया आर्क एरिया, ठीक है? ये वो डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, ठीक है? अगर हमारा जो मीडियम है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर या नॉर्मली एयर सर्किट ब्रेकर की बात करें तो उसमें एयर होगी, ठीक है? अगर हमारा जो मीडियम है, ठीक है? उसकी आयनाइज़ेशन जो है वो इंक्रीज़ करती है, मीन्स कि वो काफ़ी ज़्यादा आयनाइज़ होता है, ठीक है? तो हमारी क्या होगी जो कंडक्टिविटी है, ठीक है? वो इंक्रीज़ करेगी, ठीक है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगी, उस केस में हमारी जो कंडक्टिविटी है आर्क की वो बढ़ जाएगी, ठीक है? तो उस केस से जो अब कंडक्टिविटी बढ़ने से आप यहाँ पे कंडक्टिविटी के साथ रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस का जो है वो इनवर्स रिलेशन देख रहे हैं। तो जो हमारी रेजिस्टेंस है आर्क की, आर्क रेजिस्टेंस विल डिक्रीज़, ठीक है? तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि जितना ज़्यादा मीडियम हमारा आयनाइज़ रहेगा, ठीक है? बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है? जितना ज़्यादा मीडियम हमारा आयनाइज़ होगा, उसकी वजह से मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी और जो आर्क का रेजिस्टेंस है वो कम होगा, ठीक है? इसी तरह से अगर हम कंडक्टेंस की बात करें, ठीक है?
तो अगर आप कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r। अगर हम इस रिलेशन को भी यूज़ करके देखें, विच इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेजिस्टिविटी अपॉन लेंथ। फिर इसी रिलेशन को हम आगे पीछे या क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो ये रिलेशन हमारे पास रेजिस्टिविटी सॉरी कंडक्टेंस का निकलता है। जैसे यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस की बात कर ली, तो यहाँ पे तो अगर आप सब टॉपिक एक डालना चाहें, कंडक्टेंस ऑफ आर्क, इस टॉपिक का नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हमारे आर्क की जो लेंथ है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो हमारे आर्क की लेंथ है एल है, वो अगर इंक्रीज करती है, ठीक है, अब देखिए आप इनवर्स प्रोपोर्शन में हमारी रेजिस्टेंस और लेंथ है आर्क की, तो अगर लेंथ इंक्रीज करती है, ठीक है, तो जो हमारी कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज करेगी, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको गलत बता दिया, हमारी कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करेगी और जो रेजिस्टेंस है आर्क की वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, उसी तरह से एरिया का भी आप देखिए, अगर एरिया जो है हमारा वो क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है, अगर हम इसको कम करते हैं, ठीक है, तो जो हमारी कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो भी कम होगी और जो रेजिस्टिविटी है आर्क की वो इंक्रीज करेगी। अब मैंने जो आपको रेजिस्टेंस की और कंडक्टेंस की कहानी बताई, ठीक है, ये आपको पता है कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये आप बिल्कुल टिप्स पे होगा आपसे, क्योंकि वेरी बेसिक जो इलेक्ट्रिकल हम पढ़ते हैं वहीं से ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये बताई मैंने एक पर्पस से, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक टॉपिक आएगा अभी, ठीक है, टॉपिक आएगा हमारा अभी आर्क इंटरप्शन मेथड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्क इंटरप्शन मेथड। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हम आर्क को इंटरप्ट किस तरह से करेंगे, या कैसे हम जो भी आर्क हमारे सिस्टम में आएगी, ठीक है, उसको हम कैसे रिमूव करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको 2 मेथड बताऊँगा आर्क इंटरप्शन के। पहला रहेगा हमारा हाई रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है, और जो दूसरा मेथड है हमारा वो रहेगा करंट ज़ीरो इंटरप्शन मेथड, इंटरप्शन मेथड। अब जैसे मैंने टॉपिक का नाम बताया आपको, आर्क इंटरप्शन मेथड। अब इंटरप्शन की जो मैंने आपको डेफिनेशन है वो यही मैंने वो आपको ऊपर बताई थी। जो इंटरप्शन है वो क्या रहता है हमारा, दैट इज टेकिंग स्टेप्स टू रिमूव द आर्क। ठीक है, कि हम स्टेप्स फॉलो करेंगे या लेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी आर्क है वो रिमूव होगी। ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस मेथड में मतलब इसका क्या हुआ कि हम आर्क जो हमारी आर्क है उसका रेजिस्टेंस हम हाई कर देंगे, बढ़ा देंगे, ताकि जो हमारी कंडक्टिविटी है आर्क की वो स्लो डाउन हो जाए या कम हो जाए, जिसकी वजह से जो हमारी आर्क है वो ईज़िली एक्सटिंक्ट या क्वेंच हो सके। ठीक है? तो इसमें हम क्या देखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं आर्क लेंथनिंग मेथड। ठीक है? आर्क लेंथनिंग मेथड। आर्क की जो लेंथ है, ठीक है, उसको बढ़ा दें ताकि जो हमारी रेजिस्टिविटी है आर्क की वो बढ़ जाए। अब ये मैंने आपको कहाँ बताया कि लेंथ बढ़ाने से जो हमारी रेजिस्टिविटी है आर्क की, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जो लेंथ है आर्क की वो अगर बढ़ती है तो जो हमारी रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर्क की वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो हम हाई रेजिस्टेंस क्रिएट करने में हाई रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, और जो हमें आर्क एक्सटेंशन में वो हेल्प मिलेगी। ठीक है, दूसरा जो सॉरी, दूसरा जो हमारा मेथड रहेगा हाई रेजिस्टेंस मेथड में हमारा रहेगा बाय रिड्यूसिंग, बाय रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है आर्क का, एरिया ऑफ आर्क, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि अगर हम आर्क के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तो जो आर्क की रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जिससे जिससे कि जो हमारा क्वेंच करने में, एक्सटिंक्ट करने में आर्क की हेल्प रहेगी। ठीक है, थर्ड आएगा हमारा कूलिंग द आर्क, कूलिंग द आर्क। अब कूल करने से क्या होगा, आर्क हमारी प्रोड्यूस ही कब होती है, जब हमारा जो मीडियम है वो आयनाइज कर जाता है। ठीक है, लेकिन अगर अब आयनाइज अगर हमारा मीडियम करता है तो वो किस वजह से करेगा, वो करेगा हीट की वजह से। अगर हम उस आर्क को कूल कर दें बाय मीन्स ऑफ थ्रोइंग एयर
ठीक है? बाय मीन्स ऑफ एनी अदर मीन्स अगर हम उस आर्क को कूल करने में सक्सेसफुल हो जाएँ, ठीक है? तो उसको ईज़िली हम एक्सटिंक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब दूसरा मैं अगर मेथड बताऊँ आपको करंट ज़ीरो इंटरप्शन मेथड, ठीक है? जैसे आपको पता है अगर मैं यहाँ पे एक शेप होगी यहाँ पे बेबी को कोई नहीं। जैसे आपको एक चीज़ पता है कि जो हमारी वेव फॉर एग्ज़ाम्पल करंट है, ठीक है? वो किसी भी लाइन में साइन की फॉर्म में हमारा फ्लो करता है, ठीक है? तो अगर हम अपनी वेव को फ्लो करवाएँ तो कुछ इस तरह से हमारी साइन वेव फ्लो करती है। मतलब ये कि एक प्रॉपर इंटरवल के बाद ये 0 जो हमारी लाइन है 0 पाई, ठीक है? तो ये जो 0 लाइन है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये करंट का जो हम एक्सिस अगर शो करें, तो 0 लाइन को ये पाई वैल्यू के बाद या कुछ रिपिटिटिव वैल्यू के बाद, पीरियड के बाद ये 0 हमारा जो लाइन है उसको टच करती है, ठीक है? तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई ऊपर करंट ज़ीरो इंटरप्शन मेथड तो हम करंट को इंटरप्ट उस टाइम करेंगे, ठीक है? जब ये हमारी वेव जो है वो 0 लाइन पे होगी एग्ज़ैक्ट या इसके एकदम क्लोज़ होगी, ठीक है? तो इसमें क्या रहेगा हमारा, तो इसमें पहली बात तो रहेगी जो भी हमारा करंट रहेगा, ठीक है? करंट होगा, ठीक है? करंट फ्लोइंग इज़ एसी इन नेचर, ठीक है? क्योंकि एसी नेचर में ही हमारी जो वेव है वो हमें देखने को मिलेगी, ठीक है? दूसरा अगर पॉइंट याद रखने वाला है, ठीक है? तो जो हमारा करंट है, ठीक है? वो क्रॉस करता है हमारे 0 पॉइंट को, करंट हैज़ 0 क्रॉसिंग आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, ठीक है? ये हर आधी साइकिल के बाद हमारा जो करंट है वो 0 को क्रॉस करता है, ठीक है? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आएगी हमारी सॉरी आर्क शुड बी इंटरप्ट, ठीक है? ओनली व्हेन करंट पासेस थ्रू 0, ठीक है? पासेस थ्रू 0। वैसे लिखने की तो इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं थी, आप इसको ईज़िली याद रख सकते हैं कि हम करंट को तब इंटरप्ट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कूलिंग करनी है, ठीक है? कूलिंग करके हमने रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो हम उस इस करंट को उस टाइम हम इंटरप्ट करेंगे जब ये 0 क्रॉसिंग पे होगा, ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि जब ये 0 क्रॉसिंग पे हम कूल एयर, ठीक है, फोर्स करेंगे बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है? तो उसको हमें काफ़ी ईज़ी रहेगा, ठीक है? करंट इसको करंट की वैल्यू को या फोर्स को इंटरप्ट करना, ठीक है? तो ये कुछ बात थी इसके हमारे मेथड्स के ऊपर कि किस तरह से हम आर्क को इंटरप्ट कर सकते हैं। अब एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है? इसके ही रिगार्डिंग कि जब हमारी प्लेट्स हैं व्हेन प्लेट्स ऑफ अब इस चीज़ को आप कहीं याद तो रह जाएगी लेकिन आपको ये रिपीट करनी पड़ेगी बार-बार या रिवाइज़ करनी पड़ेगी मैं बोलूँ, ठीक है? और भले ही आप इसको अपने शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हैं, ठीक है? व्हेन प्लेट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर सेपरेट्स, ठीक है? कि जब हमारी जो सर्किट ब्रेकर की प्लेट्स हैं वो सेपरेट होंगी, ठीक है? तो उसमें आपको 2 इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है? और काफ़ी कम जगह ये चीज़ बताई जाती है इवन कि बुक्स में भी काफ़ी कम बुक्स हैं जिनमें ये चीज़ लिखी हुई है जो मैं आपको अभी लिखवाने वाला हूँ, ठीक है? तो पहले ये होगी कि जब सर्किट ब्रेकर में आर्क इज़ प्रेज़ेंट, ठीक है? एंड आर्क इज़ एब्सेंट, आर्क इज़ एब्सेंट, ठीक है? तो जैसे मान लिया ये सर्किट ब्रेकर की 2 एंड्स हैं या जो 2 एंड्स हैं सर्किट ब्रेकर के, ठीक है? और जब इसके बीच में जो हमारी आर्क है वो प्रेज़ेंट है, ठीक है? तो ये आर्क बिहेव करेगी एज़ ए रेजिस्टेंस। तो ये जो मीडियम है हमारा ये बिहेव करेगा एज़ रेजिस्टेंस। ये हमारा रेजिस्टिव इन नेचर होगा, रेजिस्टेंस होगी ये, ठीक है? रेजिस्टेंस होगी और जब ये आर्क हमारी एब्सेंट एकदम से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है? या एब्सेंट होगी, ठीक है? तो यही जो हमारा मीडियम है, ये एज़ ए कैपेसिटिव, ठीक है? एज़ ए कैपेसिटेंस हमारा बिहेव करेगा, ठीक है? तो इस बात को मैं बोलूँगा कि ये बिल्कुल
बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप लिख लीजिए, हाइलाइट कर लीजिए, जो मर्ज़ी कीजिए, क्योंकि मैंने भी पावर सिस्टम 2-3 बार, ठीक है, बाकी यूट्यूब पे तो पता नहीं कितनी बार, ठीक है, पढ़ा है। लेकिन ये चीज़ मुझे भी काफ़ी एक अच्छे टीचर्स ने बताई थी, ठीक है? तो इस चीज़ को आप प्लीज़ हाइलाइट कर लीजिएगा, ठीक है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हो सकता है कभी भी बन जाए, ठीक है? क्योंकि नया क्वेश्चन अगर बनेगा तो नया क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है? क्योंकि अभी तक मैंने भी काफ़ी एग्ज़ाम में दे चुका हूँ, ठीक है? तो मैंने भी ये क्वेश्चन अभी तक कहीं किसी एग्ज़ाम में देखा नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है? अब मैं आपको जो हम जिस सीक्वेंस में हम चले थे, ठीक है? इसी सीक्वेंस में अगर आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज करके, ठीक है? प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज करके एक टर्म आती है, ठीक है? प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज, और इसी प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज के ऊपर अभी जो एई के एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है? अभी आई थिंक 1-2 एग्ज़ाम पहले, ठीक है? इसी फ़ॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, ठीक है? प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज के फ़ॉर्मूले के ऊपर, ठीक है? तो अब क्या, जो मैंने आपको अभी सीक्वेंस में जो टॉपिक चला है, उसी से ये रिलेट करता है, ठीक है? अब इफ एट द टाइम ऑफ आर्क, ठीक है? इफ एट द टाइम ऑफ आर्क इंटरप्शन, ठीक है? जब हमारी जो आर्क है वो इंटरप्ट होती है, ठीक है? करंट थ्रू इंडक्टर, ठीक है? इंडक्टर एल, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये आई है, ठीक है? अब जो हमारी जैसे मैंने आपको बताया कि जब आर्क प्रेज़ेंट होगी, ठीक है? आर्क प्रेज़ेंट होगी, जैसे मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया कि जब आर्क प्रेज़ेंट होगी, तो हमारा जो मीडियम है वो एज़ ए रेज़िस्टेंस बिहेव करेगा, और जब आर्क एब्सेंस होगी, ठीक है? तो हमारा जो मीडियम है वो कैपेसिटिव होगा। तो इसमें क्या होगा, ठीक है? कि जब आर्क हम प्रेज़ेंट से एब्सेंट की तरफ जाएँगे, ठीक है? तो जो एनर्जी स्टोर होगी हमारी, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एल इज़ ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है? वो ट्रांसफ़र हो जाएगी या ट्रांसफर टू कैपेसिटेंस, ठीक है? ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इंडक्टर की एनर्जी होगी, ठीक है? वो पूरी की पूरी ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी हमारे कैपेसिटर में। तो अगर हम इसकी एनर्जी की इक्वेशन लिखें अगर इसके केस में, तो हाफ एल आई स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है? तो हाफ से हाफ गया, और अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम वोल्टेज की बात करें, ठीक है? तो वोल्टेज स्क्वायर इज़ इक्वल टू एल आई स्क्वायर बाय सी, ठीक है? अगर इसको फर्दर हम देखें, तो वोल्टेज इज़ इक्वल टू आई जो है हमारा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है? अंडर रूट एल बाय सी, ठीक है? तो ये बनेगी हमारी प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है, या फॉर्मूले की बात कीजिए आप, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, ठीक है? कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ आप v इज़ इक्वल टू आई अंडर रूट एल बाय सी याद रख के चले जाइए, ठीक है? आपका काम एग्ज़ाम में हो जाएगा, ठीक है? ये हमारी रहेगी प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज, ठीक है? अब नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, ठीक है? तो जो हमारी कैपेसिटेंस रहती है, जैसे हमने कैपेसिटेंस की भी अभी अभी यहाँ पे बात की हमने, ठीक है? कि जब हमारा जो सर्किट है वो उसमें जो आर्क है वो एब्सेंट हो जाएगी, तो हमारी कैपेसिटेंस की तरह वो बिहेव करेगी। तो जो कैपेसिटेंस रहती है हमारी, ये 2 कैपेसिटेंस के साथ मिलकर बनती है। दैट इज़ कैपेसिटेंस ऑफ शंट, ठीक है? शंट कैपेसिटेंस प्लस कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है? जो 2 चीज़ों से जैसे मैंने आपको ये बताई, ठीक है? कैपेसिटेंस जो हमारी बनती है, तो ये रहती है हमारी शंट कैपेसिटेंस, ठीक है? शंट कैपेसिटेंस, जिसको हम सीएसएच से भी डिनोट करते हैं, और नेक्स्ट रहती है हमारी ब्रेकर कैपेसिटेंस, जिसको हम सीबी से मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है, ठीक है? ठीक है, एक तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, आपने ध्यान रखनी है, ठीक है? नेक्स्ट मैं अगर आपको बताऊँ, तो इसमें एक टर्म आती है वोल्टेज ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है? ये जो सर्किट ब्रेकर की वोल्टेज रहेगी वो क्या रहेगी, ठीक है? तो ये रहती है हमारी बी ट्रांजिएंट प्लस बी प्रोस्पेक्टिव,
बी प्रोस्पेक्टिव, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई, ठीक है। और एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि वोल्टेज ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है, एट व्हाट कंडीशन वोल्टेज ऑफ सर्किट ब्रेकर इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ ट्रांजिएंट, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आर्क को हम कब इंटरप्ट करते हैं, जब हमारा करंट जीरो होगा, ठीक है। हम हमेशा प्रेफर करेंगे कि जीरो करंट क्रॉसिंग पे हम अपनी आर्क को इंटरप्ट करें, ठीक है। तो अगर करंट हमारा जीरो हो गया, ठीक है, तो जो हमारी ये प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव की वोल्टेज की वैल्यू ये अगर ये जीरो आ जाएगी, अगर आई हमारा जीरो है, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो वोल्टेज ऑफ सर्किट ब्रेकर है VCB इज इक्वल टू बी ट्रांजिएंट, बी ट्रांजिएंट, ठीक है। इस केस में जब हमारा जो करंट है वो हमारा जीरो क्रॉसिंग पे हम सर्किट को अपने इंटरप्ट करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको मुझे पता है कि मैं सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, तो ठीक, आप ये मत सोचिए कि हाँ बस ये इक्वेशन लिखते जा रहा है, क्या लिख रहा है। लेकिन अगर आप मेरी बातों को साथ में सुनेंगे इन इक्वेशंस के साथ, तो आपको बिल्कुल समझ आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगर आपने लिखनी है तो लिख लीजिए, ठीक है, कि व्हेन द वोल्टेज ऑफ सर्किट ब्रेकर इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ ट्रांजिएंट, ठीक है। तो ये रहेगी हमारी, जब हमारा जो आर्क है वो, जो हमारी आर्क है, आर्क इज इंटरप्टेड ड्यूरिंग करंट जीरो क्रॉसिंग, ठीक है। इस केस में जो हमारी वोल्टेज ऑफ सर्किट ब्रेकर है वो वोल्टेज ऑफ ट्रांजिएंट रहेगी। तो अपनी लैंग्वेज में आप इसको जैसे भी याद रख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो इस केस में हमारा बनेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि अभी तो आपको बता दिया मैंने कि जो करंट है उसको हम जीरो क्रॉसिंग से पास करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, ठीक है, कि अब इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है फॉर एग्जांपल, ये वेव जा रही है। अब इतना कंट्रोल वैसे तो जो भी अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आई हैं, उसके साथ हम प्रिजन एक्यूरेसी की तरफ या प्रिसिजन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इतना कंट्रोल हमारा आई थिंक कभी भी नहीं रहेगा, ठीक है। 99% भी अगर हमने इसको एक्यूरेट कर दिया कि जीरो क्रॉसिंग पे हम इसको इंटरप्ट कर रहे हैं, लेकिन 1% फिर भी हमारे चांसेस बचते हैं कि ये नॉन जीरो वैल्यू पे हमारी इंटरप्ट होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू पे अगर ये इंटरप्ट हुई, तो उस केस में हमारा क्या रहेगा और क्या उस केस में सिचुएशन बनेगी, ठीक है। तो अब ड्यू टू नॉन जीरो करंट इंटरप्शन, ठीक है, या तो मैं इस चीज़ को लिख ही दूँ, ठीक है, ड्यू टू नॉन जीरो करंट आर्क इंटरप्शन, अगर जो हमारी आर्क है, ठीक है, वो जीरो पे हमारी इंटरप्ट नहीं होती है, उसकी वजह से हमारा क्या होगा, जो वोल्टेज होगी सर्किट ब्रेकर की, ठीक है, वो हमारी इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। अब ये कैसे इंक्रीज़ करेगी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, कि इस केस में हमारी जो बी प्रोस्पेक्टिव की वैल्यू है, अगर आई जीरो नहीं होता है, तो बी प्रोस्पेक्टिव हमारा स्टैंड करेगा, ठीक है, और ये प्लस साइन के साथ है, तो हमारी जो वोल्टेज है ओवरऑल सर्किट ब्रेकर की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और हाई वोल्टेज होने की वजह से जो हमारा क्या होगा, वो हमारा डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, सर्किट ब्रेकर का। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा हमारे सर्किट ब्रेकर का। और अगर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, इफ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अकर्स, इफ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अकर्स, ठीक है, तो इस केस में क्या सिचुएशन बनेगी, अगर क्वेश्चन बनना है तो ये भी बन सकता है, ठीक है, कि जो हमारी आर्क है उसकी इंटरप्शन नॉन जीरो करंट पे होती है, ठीक है। उस केस में आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि आर्क के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या आर्क एक्सटिंक्ट हो जाएगी या आर्क रिस्ट्राइक करेगी, ठीक है, या पार्शियली एक्सटिंक्ट होगी, पार्शियली रिस्ट्राइक करेगी, ठीक है, या फुली हमारी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में क्या रहेगा हमारा, अगर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हमारा होता है, ठीक है, नॉन जीरो आर्क इंटरप्शन की वजह से, तो जो हमारी आर्क है वो रीस्ट्राइक कर जाएगी, आर्क जो है वो हमारी रीस्ट्राइक कर जाएगी, ठीक है, आर्क रीस्ट्राइक्स। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। नॉन जीरो करंट इंटरप्शन पे हमारी जो आर्क होगी वो फिर से रीस्ट्राइक कर जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करूँगा या होप करूँगा कि मैं आपके लिए रेगुलरली वीडियोज़ लाता रहूँ। अभी मुझे पता है काफ़ी गैप पड़ गया था 5-6 दिन का, ठीक है। तो थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, ठीक है। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कीजिए, वहाँ पे मैं आपको 1-2 दिन में, ठीक है,
वहाँ पे भी और मैं वीडियो में भी आपको सॉल्व बुक एक हमारा जेईई का एग्ज़ाम हुआ था अभी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के को लेके, ठीक है? वो अब मैं आपको 1-2 दिन में सॉल्व करवा दूँगा और उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम लिंक पे डाल दूँगा, ठीक है? तो थैंक यू फॉर टुडे।